हैं सवाल नंबर 23, इसको देख लो तब प्रतिस्थापन विधि शुरू करते हैं आज। सवाल नंबर 23 कौन सी प्रश्नावली है? 7C। क्या कहा था जी सवाल नंबर 23 में? f डैश x बराबर क्या दिया है? और f1 बराबर दिया है ना, तथा f1 बराबर कितना? 4/3। कहने का मतलब हमको fx ज्ञात करना है। ये f1 है ना, 1 तो मान लो एक संख्या, 1 हटाएंगे तो क्या मिलेगा? fx ना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पहले fx ज्ञात करो, फिर उसमें x की वैल्यू 1 रख दो। ठीक? क्या ज्ञात करना है? fx ज्ञात करना है और उसमें x की वैल्यू 1 रख देना है, आंसर मिल जाएगा हमें। अब fx कैसे ज्ञात करें? पहले तो देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो ddx ऑफ fx बराबर अगर f डैश x होता है, ये तो हम जानते हैं ना। तो इसमें समाकलन किसका होता है? f डैश x का ना। तो इसलिए समाकलन f डैश x का जो dx है वो किसके बराबर होगा? fx के बराबर होगा। निष्कर्ष अगर हम fx निकालना चाहते हैं तो हमें इस f डैश x का क्या करना होगा? समाकलन करना होगा ना। और हमारे पास ये f डैश x दिख भी रहा है, इसका समाकलन कर दो, हमारा काम हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा। तो यहां से लिखेंगे, अतः दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष समाकलन? x के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन चिन्ह लगेगा और ये f डैश x क्या होगा? dx होगा बराबर समाकलन एक बार 1/x का dx होगा और प्लस एक बार समाकलन किसका dx होगा? x² का dx होगा ना। तो अभी ध्यान देने वाली बात है, इसको हमने बताया इसकी वैल्यू क्या होगी जी? fx यहां से दिख रहा है ना, बराबर, ये पहले भी बता चुके हैं, फॉर्मूला निकलवाए तभी बताए थे इसको। बराबर इसका समाकलन क्या जानते हो? log x, और इसका घात में 1 जुड़ेगा और उसी से भाग भी दिया जाएगा। तो समाकलन कर चुके हो, इसलिए प्लस क्या लगाना पड़ेगा जी? c लगाना होगा। तो बंद कर दो पीछे वाला, तो बस पीछे वाला बंद करना बस। अब देखो इतना हो गया ना। अब हमको चूंकि f1 बराबर कितना दिया गया है? 4/3, इसलिए x बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। 1 क्यों रखेंगे? क्योंकि fx हमारे पास है और उसने f1 दिया, जहां x है वहीं पे क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है, तो x बराबर 1 रख दो। इसमें x बराबर 1 जैसे ही रखोगे ये बन जाएगा f1 बनेगा, और बराबर ये बन जाएगा log 1 बनेगा, और प्लस इसमें x की जगह पे 1 और उसकी घात कितना? 3, और नीचे भी कितना? 3, और प्लस में c बचा है, बचा रहने दो। अब चूंकि f1 का मान तुम देख चुके, ऊपर कितना है? 4/3। log 1 का मान क्या जानते हो? 0, क्योंकि किसी की भी घात 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और प्लस यहाँ पे 1 का क्यूब 3 हो जाएगा, 1 ही होगा, 1/3 प्लस c। तो 4/3 माइनस 1/3 बराबर c। 3 लसा ले लो तो 4 - 1 बराबर c। तो c बराबर 3/3, c बराबर 1 हो गया ना। यहाँ पे यही तो उत्तर है, इसको इक्वेशन नंबर 1 माने नहीं। अच्छा देखो, एक लाइन ऊपर बढ़ा लेते हैं। देखो एक लाइन ऊपर इसको बढ़ाया जाए, ये fx बचा था इधर, और बराबर log x बचा था, और प्लस x³ अपॉन क्या बचा था? 3 + c, इक्वेशन नंबर 1। कहीं और एक तो नहीं माने ना। यहां लिख देना नीचे। अब समीकरण कहां से? 1 से। c का वैल्यू हमने निकाल दिया ना 1, वही c का वैल्यू उठा के उसमें रख दो,
उत्तर हो जाएगा सी खत्म। देखो हमने बताया था ना, अनिश्चित समाकलन में यदि कोई शर्त दे दी जाए तो वो सी खत्म हो जाता है और निश्चित समाकलन पे हम पहुंच जाते हैं। ध्यान दिए रहना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स बराबर क्या होगा, log x और प्लस x³ और प्लस c का वैल्यू 1। मतलब देखो इसमें अचर पद भी हमें दिख गया, कितना था अचर पद, 1 था। हो जाएगा, नोट कर लो इसको। इस तरह से काम करना है। जब भी तुम्हें समाकलन करना हो तो ध्यान दिए रहना, समाकलन एफ एक्स का कभी नहीं होता है। इस एफ एक्स का समाकलन नहीं होगा। समाकलन किसका होगा, एफ डैश एक्स का होगा। अर्थात समाकलन उसी का हो सकता है जो किसी का अवकलन हो। अगर वो किसी का अवकलन नहीं है तो उसका समाकलन कभी नहीं हो सकता, याद रखे रहना, नोट कर लो। जल्दी नोट करो तब आगे बढ़े। चलो अभी शुरू करते हैं नोट। अब हेडिंग, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हो गया। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हो गया। इंग्लिश भी लिख लो इसकी, INTREGA, सही लिख रहे हैं, TION देख लेना। इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट हो गया। अब देखो समाकलन का समझ लो तो मूल नियम यही है, क्योंकि एग्जाम में तो तुमको सीधा सीधा समाकलन करने को कुछ दिया ही नहीं जाएगा। अब ऐसे थोड़ी ना सवाल पूछेगा कि समाकलन बताओ साइन एक्स का dx, 4 नंबर का सवाल पूछेगा इसको, ऐसा तो कुछ पूछेगा नहीं। ये भी तुमसे नहीं पूछने वाला है। दिखाई दे रहा है, ये सब सवाल के बीच में आने वाले हैं, थोड़ा बहुत समझ गए, लेकिन इन पे कभी भी अलग से सवाल नहीं बनेगा। मान के चलो मतलब तुमने 7 जो पढ़ा है, यहां से सवाल नहीं बनने वाले। सवाल अगर मैक्सिमम बन भी गए तो वही प्रश्नावली 7C से 1 या 2 नंबर के सवाल बनेंगे, जिसमें ये प्रकार के सवाल थे। ठीक है ना, ये टाइप के सवाल तो तुमको कभी मिलने वाला नहीं है। मतलब समाकलन के मूल नियम की शुरुआत अब हो रही है, जहां से हमको अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है ना, तो अब पहले प्रतिस्थापन से समाकलन हम कैसे करें, पहले सर्वप्रथम समझो प्रतिस्थापन करेंगे कैसे। मान लो इसने लिखा sin x² + 5, इधर लगाया x और उसके बाद लिखा dx। समाकलन इसका क्या होगा, मान लो हमने तुमको इंटू का नियम बता दिया, इसमें कह दें इंटू का नियम खंडशः समाकलन लगा सकते हो, तो भी कर लोगे क्या। अगर हमने कहा तुम खंडशः समाकलन इसमें लगा सकते हो तो कर सकते हो क्या इसका समाकलन, इसका समाकलन कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ये x वाले की तरह नहीं है कि x का गुणांक से भाग दे दोगे, इसमें x² दिख रहा है ना, तो साधारण तौर पे इसका समाकलन नहीं होगा। निष्कर्ष
कुछ ऐसे समाकल्य जो सीधे सीधे मानक सूत्र में नहीं होते हैं, अर्थात जिनका समाकलन सीधे तौर पर संभव नहीं होता है, परंतु उसमें कुछ पदों के स्थान पर कुछ अन्य पद प्रतिस्थापित कर दिए जाएं तो वह मानक सूत्र में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन, और जब इस प्रक्रिया से समाकलन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। निष्कर्ष, अभी जो इसमें x² + 5 है ना, इसके बराबर हम मान ले t। क्या मान ले? t। और उसके बाद इसका ddx निकाल दें। 5 का ddx तो 0 होने वाला है, और इसका क्या होने वाला है? dt dx। हो गया ना? अभी ध्यान से देखना कितना आसान समाकलन हो जाएगा, जो इतना कठिन वो दिख रहा है। बस देखते जाओ इसको। हो गया ना? अब क्या हुआ? x² का कितना हो जाता है? 2x होता है, तो फाइनली बचा इधर 2x, और बराबर इधर क्या बचा? dt dx। dx को इसकी साइड में भेज दो तो x dx हो जाएगा, और 2 को इधर भेज दो, dt by क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? मतलब x dx जहां है उसकी जगह क्या रखा जा सकता है? dt/2 रखा जा सकता है। अब कनिक अपने सवाल की ओर ध्यान दो। x × sin x² + 5 dx है ना, इसमें sin x² + 5 को अलग कर दो, और जो x है उसको बाद में अगर कर दो तो तुम क्या पा जाते हो? x dx पा जाते हो। और जहां x dx है उसकी जगह क्या रख सकते हो? dt/2, और जो तुमको ये दिख रहा है साइन बड़ा सा इसमें x² + 5, उसकी जगह क्या लिख सकते हो? t, और सामने क्या बन गया? dt। तो पहले पार्ट का समाकलन बन गया। दिखाई दे रहा है? sin t का समाकलन क्या जानते हो? -cos t। इसका समाकलन जानते हो? t का वैल्यू रख दो। क्या जी? x² + 5 और प्लस क्या जोड़ दो? c। बस यही उत्तर है। दिख रहा है? कुछ कठिन है नहीं। क्या किया हमने? कुछ ध्यान से देखो तो इसमें एक फैक्ट निकला होगा। जो ये था इसको हमने मानक माना, मतलब t। दिखाई दे रहा है? फिर उसका हमने अवकलन किया, तो ये जो x और dx मिला वो हमारे सवाल में मौजूद था। क्या अगर ये x dx सवाल में नहीं होता तब होता हमारा फैक्ट काम करता? अभी अगर यहाँ पे x नहीं होता तब ये फैक्ट काम करता हमारा? नहीं काम करता। निष्कर्ष, यहाँ से फैक्ट क्या निकल के आया कि समाकलन, ये प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करने में सवाल में एक ऐसा पद होगा, सवाल में एक ऐसा पद होगा जिसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद होगा। समझ गए? सवाल में एक ऐसा पद होगा जिसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद होगा। निष्कर्ष, जैसे यहाँ पे एक पद ऐसा था x², दिख रहा है ना? x² का अवकलन क्या होता है? 2x। अब इतना मतलब छोटा अवकलन तो अपने दिमाग में ही कर सकते हो कि इसको भी लिखने की जरूरत पड़ेगी कि डी डी एक्स आप x² लिखो तब बताओ 2x। इतना तो अपने दिमाग में ही कर सकते हो ना। x² का अवकलन क्या होता है? 2x। दो तो संख्या है, कहीं भी विचरण कर सकती है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे था? x से मतलब था ना। तो x² का अवकलन होता है 2x। 2 को छोड़ो, बचा क्या? x। जो x है वो तुम्हारे सवाल में मौजूद है। दिख रहा है ना? तो प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करने का पहला फैक्ट क्या है? एक ऐसा पद खोजो, एक ऐसा पद खोजो जिसका अवकलन उस सवाल में मौजूद हो। समाकलन नहीं, जिसका अवकलन उस सवाल में मौजूद हो। जब उस पद को तुमने खोज लिया तुम्हारा काम हो गया। इसका मतलब जब तुमको एग्जाम में कोई भी समाकलन करने को दिया गया तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए कि एक ऐसा पद खोजो जिसका अवकलन सवाल में मौजूद हो। अगर नहीं हुआ तब इसके आगे की विधियों की ओर बढ़ो। समझ गए? नहीं तो पता चला कि इसके आगे के अभ्यास में हमने तुमको खंडता पढ़ा दिया और दिखने को ये इतना छोटा समाकलन दिख रहा था, तुमने कह दिया ले आओ इसमें खंडता झोंक दे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्यों जी? क्योंकि ये फर्स्ट पद है और ये कौन सा पद है? सेकेंड पद है। लगा दिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, दिन रात उसका खंडता समाकलन करते रहो, उस तरह नहीं आने वाला है।
आया कि नहीं समझ में आया? तो ध्यान दिए रहना, तुमको सबसे पहला टारगेट क्या लेना है समाकलन करते समय, पीछे का भूल जाओ साथ भी साथ ही, बस उनको याद रखो सूत्र, ठीक है ना? पीछे के समाकलन नहीं मिलने वाले तुम्हें, अब वो बीच बीच में ऐसे तुम्हें परेशान करते रहेंगे कहीं कहीं पे, लेकिन अब सवाल नहीं मिलेगा। मेन फैक्ट की शुरुआत हमारी यहीं से होती है। क्या सवाल मिला तो सबसे पहला काम हमको यही करना है, क्या कि एक ऐसा पद खोजे जिसका अवकलन सवाल में मौजूद हो। तो अभी एक चीज सोचो, यहां पे हम एक चीज दुविधा में तुमको डालते हैं। देखो ये प्रकार से साइन, उसके बाद तुम्हारा x² + 5 और नीचे साइन ब्रैकेट में यहां x, उसके बाद dx। अब बताओ इसमें किसको मानक मान सकते हो? अवकलन मौजूद है? किसी का अवकलन, जैसे यहां पे x² का अवकलन x मौजूद था ना, उसमें है? है उसमें? अच्छा मान लो ऐसे ही कर दें, ओनली x कर दें। अब बताओ किसको मानक मानोगे? x² + 5 को मानक मान लिए, फिर क्या आएगा? x dx बराबर आएगा dt/2, वैसे ही आएगा। आएगा? अब तनिक समझाओ, क्या x dx तुम्हारे सवाल में है? नहीं, x dx सवाल में है? तो इसको dx क्या लेके चले जाओगे? नहीं ले जा सकते हो। क्या करोगे इसको? अगर फाइनली अलग भी कर रहे हो तो मैक्सिमम इतना ही कर सकते हो, 1/x, उसके बाद क्या? dx। दिख रहा है? तो यहां पे दूसरी बात को भी याद रखना, क्या कि उसका अवकलन तो सवाल में मौजूद हो, परंतु जो उसका अवकलन सवाल में मौजूद हो वो dx के साथ चला जाए, ठीक है ना? अगर वो dx के साथ नहीं जा रहा है तब तुमको मानने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन ये तो केवल हमको सवाल में तुमको फंसाना था, सवाल तुमको ऐसा नहीं मिलने वाला है। सवाल ऐसा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गलत सवाल तो देगा नहीं। हमने गलत सवाल देके तुमको फंसाया कि इस तरह का कैसे होगा। तो यहाँ पे दूसरा फैक्ट भी याद रखना है। पहला फैक्ट, सबसे पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि एक ऐसा पद खोजो जिसका अवकलन सवाल में क्या हो? मौजूद, ठीक है? और जिसका अवकलन सवाल में मौजूद हो और जो अवकलन dx के साथ जा सके। जैसे इसमें देखो, x को dx के साथ हम आसानी से ले जा सकते थे, यहाँ पे जैसा हमने व्यवस्थित किया, दिख रहा है ना? इसलिए हम आसानी से इसको प्रतिस्थापन करके अवकलन कर पाए। लेकिन क्या इसमें x dx के साथ जा रहा था? नहीं जा रहा था। इसका मतलब ये अवकलन नहीं हो पाएगा या इसका समाकलन नहीं हो पाएगा। समझ गए? होगा भी तो किसी दूसरी विधि से होगा, लेकिन गलत सवाल एग्जाम में नहीं देगा तुम्हें। सवाल देगा तो ऐसा ही देगा जो तुम्हारा व्यवस्थित हो जाए, ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद तब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। फैक्ट तो समझ ही गए होगे, करना क्या है तुमको। सवाल दिखा तो सबसे पहला काम यही खोजो, एक ऐसा पद जिसका अवकलन सवाल में क्या हो? मौजूद हो, ठीक है? वही खोज लिए, तुम्हारा काम हो गया। नहीं मिला तब आगे की विधियों की ओर हम लोग जाएंगे, ठीक? यहां से तुम्हारा 2 से 3 अभ्यास का नोट एक ही बार में समाप्त होने वाला है, क्योंकि जो प्रश्नावली 7D है, प्रश्नावली 7D ये कहता है कि समाकलन इस प्रकार से गुणनफल में मिलेगा, समझ गए? और 7E कहता है कि जो ये प्रतिस्थापन या अवकलन मिलेगा जो इसका, वो बटे में मिलेगा। जैसे यहाँ पे इस प्रकार का लिखा है ना, तो कुछ ऐसा व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अभी सवाल दे दिया होता, यहाँ पे sin log x दे दिया होता, तब तो आसानी से कर देते। देख रहे हो? sin log x दिया होता तो किसका अवकलन सवाल में मौजूद है? log x का अवकलन 1/x जानते हो कि नहीं जानते हो? तो 1/x सवाल में मौजूद है, और 1/x देखो dx के साथ व्यवस्थित भी हो रहा है, तब इसका समाकलन तुम आसानी से कर लेते। तो ये प्रश्नावली 7E कहेगा, और ये वाला प्रश्नावली 7D कहेगा, मतलब जो गुणा में और जो भाग में। लेकिन जरूरी नहीं कि 7D में तुमको ऐसा सवाल नहीं मिल सकता, मिल भी सकता है। इन लोग का अपना माना बनाया नियम है, जैसा मिल जाएगा। आगे लिखना शुरू करते हैं हम लोग। हमको तो प्रतिस्थापन समझना, समझ लेंगे। डी में लगाओ चाहे ई में लगाओ, एग्जाम में तो डी दे के पूछेगा नहीं, तुम्हारी मर्जी। चलो शुरू करो। हेडिंग लिखिए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो लिखो कुछ ऐसे
समाकल, कुछ ऐसे समाकल होते हैं, कुछ ऐसे समाकल होते हैं, कुछ ऐसे समाकल होते हैं जो हो गया, जो मानक सूत्र में नहीं होते हैं, जो मानक सूत्र में नहीं होते हैं, जो मानक सूत्र में नहीं होते हैं। अतः सीधे इनका समाकलन संभव नहीं होता है, सीधे इनका समाकलन संभव नहीं होता है, सीधे इनका समाकलन संभव नहीं होता है। हो गया। परंतु 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 हो गया। परंतु यदि इन समाकलों में परंतु यदि इन समाकलों में कुछ पदों के स्थान पर, कुछ पदों के स्थान पर, कुछ पदों के स्थान पर कोई दूसरा चर पद प्रतिस्थापित कर दिया जाए, कोई दूसरा चर पद प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तब ये मानक सूत्र में बदल जाते हैं, तब ये मानक सूत्र में बदल जाते हैं, तब ये मानक सूत्र में बदल जाते हैं। तब ये मानक सूत्र में बदल जाते हैं, तब ये मानक सूत्र में बदल जाते हैं। हो गया। तब ये मानक सूत्र में बदल जाते हैं और इनका समाकलन आसानी से हो सकता है, और इनका समाकलन आसानी से हो सकता है। और इनका समाकलन आसानी से हो सकता है। हो गया ना। चलो आगे लिखना। इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहते हैं। हो गया। अब हेडिंग लिखो, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की क्रियाविधि। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की
क्रियाविधि, वर्किंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन की क्रियाविधि। हो गया। इंग्लिश लिखना चाहो तो लिख लो, वर्किंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट। वर्किंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय रिप्लेसमेंट। हो गया। तो वर्किंग मेथड समझ गए होगे क्या करना है तुम्हें। सबसे पहला काम क्या करना है, एक ऐसा पद खोजना है जिसका अवकलन उस सवाल में मौजूद हो और वो dx के साथ जा सके। अगर dx के साथ नहीं गया तब अवकलन के मौजूद होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, याद रखे रहना। हो जाएगा ना। तो लिखेंगे हम लोग, लिखना शुरू करो। इसके लिए सर्वप्रथम पहला नंबर है, इसके लिए सर्वप्रथम सवाल में एक ऐसा पद खोजते हैं, इसके लिए सर्वप्रथम सवाल में एक ऐसा पद खोजते हैं, सवाल में एक ऐसा पद खोजते हैं, सवाल में एक ऐसा पद खोजते हैं। हो गया ना। जिसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद हो, जिसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद हो, जिसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद हो, तथा वह dx के साथ व्यवस्थित हो सके, तथा वह dx के साथ व्यवस्थित हो सके। ये फैक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि dx के साथ व्यवस्थित हो सके। क्यों? क्योंकि जब तुम अवकलन करोगे ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो जा रहा है उसके साथ कि नहीं जा रहा है। जैसे हमने अभी उस एग्जाम्पल को दिखाया तो वहां पे दिखने को तो तुमको अवकलन करने के बाद x dx मिला था, परंतु सवाल में x नीचे था, dx ऊपर था, अर्थात सवाल में तुम्हें मिला था dx/x मिला था ना। तुम्हें खुद पता चल जाएगा वो जाएगा कि नहीं जाएगा। अवकलन करने के बाद खुद समझ जाओगे, मतलब गलती भी करोगे तो समझ जाओगे लास्ट में जाने के बाद। हो जाएगा। लेकिन अगर पहले से ही देख लेते हो तो गलती करने की संभावना नहीं होगी। हो गया ना। तो पहला काम हमको क्या करना है, इस सवाल में एक ऐसा पद खोजना है जिसका अवकलन उसी सवाल में मौजूद हो। हो गया ना। और वह dx के साथ क्या हो सके, व्यवस्थित हो सके। अगला पॉइंट, अब उस पद को t के बराबर मान लेते हैं। अब उस पद को t के बराबर मान लेते हैं। अब उस पद को t के बराबर मान लेते हैं। हो गया। तथा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, जरूरी नहीं कि x के सापेक्ष ही तुम अवकलन करो। ठीक है ना। सवाल पहले से ही अगर t के पदों में दिख रहा है तो x के सापेक्ष अवकलन करके अचार थोड़ी डालना है हमको, क्योंकि हमारे यहाँ के लगभग सवाल x में ही है ना। हर जगह पे लगभग सवाल में देखो dx ही मिलेगा। लेकिन अभी आगे हो सकता है कुछ ऐसे सवाल मिल जाए जिनमें प्रतिस्थापन 2 बार करना पड़े। मतलब पहली बार तुमने x को t में प्रतिस्थापित कर दिया और दूसरी बार वो इस प्रकार से बन गया, मान लो t इंटू साइन t² + 5
और उसके बाद क्या बन गया, dt बन गया। तो इस बार इसका अवकलन देखो यहाँ मौजूद है ना, तो इस बार तो हम t स्क्वायर प्लस 5 को कुछ दूसरा मानेंगे, मान लो u मानेंगे, तो क्या इस बार भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे? नहीं, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, t दिख रहा है, dt दिख रहा है ना, इसलिए अवकलन इस बार किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष। अब लगभग सवाल हमको यहाँ पे x ही दिखता है, जितने सवाल है लगभग 99% सवाल ऐसे हैं जिसमें यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, x दिखेगा, x। इसलिए हमने सीधे इसमें बोल दिया कि दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। हो गया, आगे लिखो, क्या लिखे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। हो गया, तथा 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 dx का मान dt के पदों में ज्ञात कर लेते हैं, dx का मान dt के पदों में ज्ञात कर लेते हैं, dx का मान dt के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। हो गया, नीचे अगला पद लिखो, अगला पद, अब dx के इस मान को, अब dx के इस मान को, हो गया, दिए गए सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं, दिए गए सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं, दिए गए सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं, दिए गए सवाल में प्रतिस्थापित कर देते हैं। हो गया, जिससे सवाल मानक सूत्र में बदल जाता है, जिससे सवाल मानक सूत्र में बदल जाता है और उसका समाकलन आसानी से कर देते हैं, और उसका समाकलन आसानी से कर देते हैं। हो गया ना। अब जैसे तनिक देखो, यहां वाले सवाल को जैसा हम लोग सीखे थे ना, साइन 3x प्लस 5 का तुमने हमको समाकलन क्या बताया था, क्या बताया था समाकलन तुम लोग, 1/3 और सामने माइनस लगा, फिर cos 3x प्लस 5, ये प्रकार का था ना। ये क्यों था, अब इसको समझते हैं, ठीक है। अब बताओ, इसमें एक ऐसा पद जिसका अवकलन सवाल में मौजूद हो, है कोई, है, x का अवकलन क्या होता है, 1, यह एक सामने दिख नहीं है, है ना। तो ध्यान दिए रहना, यहां पे एक ऐसा पद है जिसका अवकलन सवाल में दिख रहा है x। तो अब x का अवकलन सवाल में दिख रहा है, इसलिए इसके साथ जो भी अचर पद दिख रहे हैं, अभी नीचे फैक्ट लिखवा रहे हैं इंडिकेट करके, जो भी इनके साथ अचर पद दिख रहे हैं उसको तुम इनके साथ मानक मान सकते हो। मतलब हम पूरा किसको t मान सकते हैं, 3x प्लस 5 को मान सकते हैं। अब इसका ddx करोगे तो 3 बार ddx आप किसका, x का, और 5 का 0 इधर क्या हो गया, dt dx, तो 3 गुणा इसका क्या हो गया, 1 बराबर क्या बचा, dt dx। हमने कहा dx इधर लाओ, 3 को उधर ले जाओ, ले गए। निष्कर्ष जहां dx है वहां क्या रख सकते हो, dt/3 रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो। अब देखो, समाकलन साइन, और तुमने जो 3x प्लस 5 माना था उसकी जगह क्या रखोगे, t रखोगे ना, और ये जो dx था वो किस में बदल गया, dt/3 में बदल गया। 3 को कर लो बाहर, 1/3 हो गया। समाकलन किसका करना है, देखो ये सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे, इसका माइनस कॉस टी होता है ना, तो माइनस कॉस टी अपॉन कितना, 3 माइनस कॉस 3x प्लस 5 अपॉन कितना हो गया,
कुछ दिखा? तो वही चीज है जो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। वहां हमने इसको पहले ही पढ़ रखा है, आसान था। क्यों? क्योंकि यक्ष था, एक्स का अवकलन करने के बाद एक्स समाप्त हो गया, इसलिए वहां पर कोई ऐसी दुविधा नहीं हुई कि हमको खोजना पड़े। हमने सीधे कह दिया एक्स का गुणांक से क्या कर दो, भाग कर दो। देखो जो जुड़ा घाटा था उसका कोई फर्क पड़ा क्या? 1000 जुड़े चाहे 2000, उसका अवकलन तो शून्य ही होना है कि नहीं होना है? जो x के गुणा में था वही तो गुणा वाला पद बाहर निकल के केवल किसका अवकलन होता है? x का अवकलन होता है। यही जब हमारा x/2 था तब हम 1/x का गुणांक माने तो यहाँ 1/2 से भाग देते थे ना। क्यों भाग देते थे? क्योंकि अवकलन करते समय इस बारी कौन बाहर आने वाला है? 1/2 बाहर आने वाला, और ddx अब किसका होने वाला है? x का होने वाला है। तो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 1/2 बाहर आया, इसलिए भाग किससे देते थे हम? 1/2 से देते थे। निष्कर्ष निकला वो भी प्रतिस्थापन ही था, लेकिन एक घात में था, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट पढ़ लिया कि सूत्र की तरह समाकलन कर दो और क्या कर लो, यक्ष के गुणांक से भाग कर दो। अगर उस विधि को समझने में तुमको तनिक भी परेशानी हुई, तुरंत इसको लगा देना, सबसे आसान तरीका हो जाएगा। 2 लाइन तनिक बड़ा जाएगा, इसका मान लो डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे हम 1/x का गुणांक कितना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, परंतु अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हो, यही कर लेना, हो जाएगा। जैसे अभी मान लो हमने देखा ये 1/3x + 5 का समाकलन, क्या बताओगे? आ जाओ, इसका समाकलन क्या बताओगे? पहले तो x का गुणांक से भाग देना है 1/3, और क्योंकि इसकी तरह का किसका समाकलन तुमने पढ़ रखा है 1/x का dx बराबर क्या पढ़े हो, log x, तो इसको लिख दोगे log, और उसके बाद 3x + 5, ऐसे सीधा सीधा कर सकते हो। लेकिन अगर तनिक भी परेशानी हो रही है तुम्हें, तो तुम्हें पता है कि x का अवकलन एक सवाल में मौजूद है, इसलिए पूरा 3x + 5 को क्या मान लो, t मान लो, और जब t मान लोगे तो 1/, क्या बन जाएगा वो t, और 1/t का dt बनेगा, जिसका समाकलन आसानी से क्या जानते हो, log t जानते हो, और log t का मान क्या रखोगे, t का मान रखोगे तुम 3x + 5, लेकिन जब तुमने अवकलन किया होगा तो 3 बाहर आया होगा ना, और जैसे इसमें 2 नीचे गया था, ये 3 यहाँ पे भी नीचे गया था, वैसे dt/3 यहाँ भी हुआ होगा, मतलब /3 यहाँ भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो है तरीका वही, मानक मान के कर सकते हो तुम अपना, हो जाएगा। तो हमने तरीका बता दिया, समझ गए होगे तुमको करना क्या है। अब हम उदाहरण बताएं चाहे ना बताएं, प्रश्नावली 60D लगा के आ सकते हो, ठीक है? पूरा झोंक दो प्रश्नावली 60D, कल देखेंगे। 38 सवाल है, 39 सवाल लगा के आना तुम लोग, काहे कि एक में 2 ठो है। अच्छा, तो 40-41 तो लगा लेना, बचना नहीं चाहिए एक भी सवाल, सीधी सी बात समझ लो। बचा एक सवाल तो जान लो मतलब प्रतिस्थापन समझ में नहीं आया तुमको, ये ध्यान दिए रहना। अगर एक भी सवाल बच गया तो जान लो प्रतिस्थापन समझ में नहीं आया, क्योंकि ये प्रतिस्थापन की बेसिक है, ठीक है ना। जो ये घात 5 दिख रहा है ना, साइन की घात 5, उसके बाद साइन स्क्वायर, कोसेक की घात 4, जो 5 दिख रहा है इनको 2 घात 3 घात में बदल दो, समझ गए? 2 घात 3 घात में बदल दो, अपने आप मानक बन जाएगा। जैसे साइन की घात जो 5 दिख रहा है, इसको क्या करो, साइन x और साइन की घात 4x अलग कर दो, अलग कर दिए। उसके बाद जो साइन की घात 4x है उसको साइन स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हो। और जो साइन स्क्वायर x है उसको सर्वसमीका से क्या लिख सकते हो, 1 - cos स्क्वायर x। अब cos x का समाकलन sin x सवाल में बाहर मौजूद हो गया, मान लो उसको खत्म हो गया, 1 - t स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब ये -b का होल स्क्वायर निकाल ही सकते हो, आसानी से ये -b का होल स्क्वायर निकाल के समाकलन करो, लास्ट में तुम उसकी जगह cos x प्रतिस्थापित कर देना, हो जाएगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारे के सारे सवाल लगेंगे। जो कुछ सवाल बचेंगे कल तो एग्जाम्पल पहले बताएंगे, ऐसा है नहीं कि अभी छोड़ देंगे, नहीं पता चला 2 महीने बाद पढ़ोगे कहोगे पता नहीं क्या बताएं, तो एग्जाम्पल बताएंगे। वैसे तुम लोग पूरा छाप के आओ इसको, जिससे कल अगर 7D और 7E पूरा तुम्हारा लग जाना चाहिए। चलो छाप के आओ, कल बताएंगे।